छोटा सा पार्ट है क्लास 12 फिजिक्स का, वेव ऑप्टिक्स। लेकिन ये मैक्सिमम 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से जितने मार्क की क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट उतने मार्क की क्वेश्चन आते हैं इसमें से। रे ऑप्टिक्स में जितने मार्क की क्वेश्चन आते हैं एंट्रांस में, वेव ऑप्टिक्स से भी ऑलमोस्ट उतने ही मार्क के आते हैं, और बोर्ड में भी। बहुत ही आसान चैप्टर है। 2-3 फॉर्मूले आपको बाय हार्ट कर लेना है। थोड़ा वेव की फंडामेंटल के बारे में 11th क्लास की जानकारी होगा तो चीज़ें बहुत आसान बन जाता है। वेव ऑप्टिक्स तो जिसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। मतलब यूजिंग स्केल पेंसिल प्रोटेक्टर अगर हम लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज वगैरह निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन वगैरह निकाल सकते हैं, तो उसको कहते हैं जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। ठीक है। देयर वी टॉक अबाउट मूवमेंट ऑफ रेज। रेज कैसे जा रहे हैं यहाँ पर तो डिफाइन करेंगे व्हाट इज ए रे, व्हाट यू मीन बाय ए रे। ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव नेचर ऑफ लाइट, हाइजेंस थ्योरी और हाइजेंस प्रिंसिपल। फिर पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिर पढ़ेंगे हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उसके रिलेटेड चीज़ें, फ्रिंज विड्थ वगैरह। और सिलेबस में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि डेरिवेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ को नहीं करवाना। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब इसमें फ्रिंज विड्थ ये होता है, ऐसे बोल देना सीधे सीधे, बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या मालूम क्यों ऐसे करते हैं वो लोग। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। अभी हमारे और भी चैप्टर आएगा आगे आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितने सारे किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं दे आर ऑल प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब हाउ दीज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड, दैट इज सेपरेट इशू। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? स्टार्टिंग फ्रॉम थर्मल रेडिएशन। कोई चीज़ को गर्म करके रखें, उससे थोड़ी दूर में रहो तो यू विल फाइंड रेडिएशंस आर रीचिंग यू। स्टार्टिंग फ्रॉम थर्मल रेडिएशन टिल अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी बराबर है। उसमें से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमें विजुअल सेंसेशन देते हैं, जिनको हम कहते हैं लाइट। ठीक है। तो पहले हम लाइट के बारे में, उसका वेव नेचर के बारे में थोड़ा सा कुछ लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, लाइट इज, हम वो सारी चीज लिख रहे हैं जो आपको बोर्ड में याद रखना जरूरी है 1 मार्क क्वेश्चन की तरह। लेकिन इसमें 2 मार्क 3 मार्क, कभी कभार तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में बता दूंगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन देख लेना, एक आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। लाइट इज ए ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट इज ए ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव। हम ट्रांसवर्स का सिमिलर और एक वेव है, इसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। जब कोई वेव प्रोपागेट कर रहा है, यू नो व्हाट इज वेव? वेव इज प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। मैटर नहीं मूव करेगा, एनर्जी मूव करेगा। जैसे हम लोग 10 लोग खड़े हैं लाइन पे, पीछे वाले को धक्का मार दिया, आगे वाला गिर गया, बाकी सारे लोग कोई नहीं गए, सो अपनी जगह थोड़ा बहुत हिल गए। So every person just oscillates at his mean position, but the energy is transferred. This sort of transfer of energy from one point to other is called wave. जिस केस में the particles of the medium are vibrating in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave, that is called a longitudinal wave. If the particles are vibrating, जिस केस में particles are vibrating along the direction of propagation of wave, वेव जैसे जा रहा है पार्टिकल्स भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इफ द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जैसे कोई थ्रेड लगा है, थ्रेड में एक वेव क्रिएट करता हूं, तो पार्टिकल्स ऑफ द थ्रेड विल वाइब्रेट लाइक दिस, बट द वेव विल गो इन दिस डायरेक्शन। ऐसा वेव को कहते हैं
transverse wave. Light is a transverse wave and it is a non-mechanical wave. वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मैटर और मीडियम की जरूरत होगा तो उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। लाइट को जाने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, नॉन मैकेनिकल वेव है। अब अगर मीडियम जरूरत नहीं है तो व्हाट इज दैट व्हिच इज ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव? वो चीज क्या है जो ऑसिलेट कर रहा है? आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। When there are time varying electric field and magnetic field coexisting in a region, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक कैपेसिटर है और ये कोई एक इंडक्टर है और मैं इनके क्रॉस में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर देता हूँ। When I apply alternating voltage, the electric field in between these two plates is continuously changing and the current is also changing. So the magnetic field is also continuously changing. So you see in this zone there is a time varying electric field, time varying magnetic field. They are interacting. तो पढ़ेंगे पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी जनरेटेड। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को मिलेंगे समय के साथ बदलता हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड। और जो वेव प्रोड्यूस होगा किस डायरेक्शन में जाएगा? इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। यहाँ पर बी ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, ई ऐसा है तो ई क्रॉस बी हुआ कुछ ऐसे, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे करके निकलेंगे। तो मतलब जो एनर्जी प्रोपागेट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन और ऑसिलेशन। ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है क्योंकि करंट बदल रहा है एंड द वेव इज इन दिस गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इसलिए इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव। अच्छा ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे। क्लास 11 की कुछ चीजें मुझे चाहिए जो आपको अभी जरूरत पड़ेगा। वेव मोशन चैप्टर पढ़े थे। इन जनरल ए वेव इज रिप्रेजेंटेड एज or represented by y is equal to a sin omega t plus minus kx plus phi 0, ऐसा करके किसी वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं। 11th क्लास में हम लोग ये सारे चीज पढ़े हैं। phi 0 इज कॉल्ड इनिशियल फेज। इसमें याद क्या रखना है? a होता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि 2 पाई f के बराबर होता है। f इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज और k क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्बडा, यूनिट होता है मीटर इनवर्स। इसको कहते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ चीजें हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, वेलोसिटी ऑफ एनी वेव इज गिवन बाय ओमेगा बाय के। ओमेगा के जगह अगर 2 पाई एफ लिख देंगे, के के जगह अगर 2 पाई बाय लैम्बडा लिख देंगे, ये बनेगा इट इज एफ लैम्बडा। ठीक है, ये जनरल टर्म्स रिलेटेड टू वेव। वेव के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको चाहिए याद रखना है। दूसरा चीज जो याद रखना है वो ये है इंटेंसिटी ऑफ ए वेव। इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, देखो अभी मैं जितना लिखवाया इसमें से कुछ भी कोई नहीं पूछेगा, खाली उतना ही पूछेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट लाइट इज मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, बस उतना। बाकी मैं आपकी क्लास 11 की याद को ताजा कर रहा हूं। इंटेंसिटी ऑफ वेव अगर हम याद रखे होंगे क्लास 11 में क्या पढ़े थे, तो इट वाज हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। वी इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। कहने का मतलब हुआ हमें अभी क्लास 12 में क्या चाहिए, बस ये याद रखना है, आई इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमें याद रखना है। ठीक है, who is there in the Redmi common video? Xiaomi, Redmi, जो भी हो आओ वीडियो में आओ।
तो इधर भी हूँ, मैं उधर भी हूँ, दोनों तरफ मैं कैसे हो सकता हूँ? अच्छा कृष्णा, ठीक है, ओके, फील कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम, फील कंफर्टेबल, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ, यस। तो हम देखें कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, ये याद रखना। दूसरा चीज याद रखना है कि अगर डेल्टा एक्स हुआ पाथ डिफरेंस, डेल्टा फाई हुआ फेज डिफरेंस, सारे चीज क्लास 11 पे पढ़ाए, अभी दोबारा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप कहोगे डेल्टा फाई द फेज डिफरेंस इज गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स। कोई भी आपको ये कैसे बना इसके बारे में नहीं पूछेगा, बट दिस टू फॉर्मूलेस विल बी यूज्ड, रिगोरसली यूज होगा, ये फॉर्मूले का रिगोरसली यूज होगा। डेल्टा एक्स क्या हो गया? पाथ डिफरेंस। डेल्टा फाई क्या हो गया? फेज डिफरेंस। मतलब आपका जो ये टर्म है ना यहाँ पर ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई जीरो, ये जो पूरा का पूरा टर्म है कौन है? ये लिखते हैं, इसको यहां से उठा के ले आते हैं, यू से ये पूरा का पूरा वाला जो टर्म है, ये टर्म को कहते हैं इंस्टैंटेनियस फेज। इसको क्या कहते हैं? फाई और इंस्टैंटेनियस फेज। ये जो इंस्टैंटेनियस फेज है वो समय के साथ बदल रहा है, ठीक है, और पोजीशन के साथ बदल रहा है। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सब क्लास 11 में पढ़े। मतलब जब वेव एक्स डिस्टेंस जाता है उसका फेज बदल जाता है। कैसे? बाय दिस फॉर्मूला। अभी कोई वेव, अगर मान लो कि ये कोई एक वेव है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप जानते हो कि यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ। यहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब जब वेव लैम्बडा डिस्टेंस जाता है, वेवलेंथ है, तो उसका फेज फिर से रिपीट होना शुरू करता है। मतलब कितना डिफरेंस आ गया फेज में? 2 पाई। जब ये लैम्बडा जाता है ये 2 पाई फेज बदल जाता है। यूनिट जाएगा तो बदलेगा 2 पाई बाई लैम्बडा। तो डेल्टा एक्स जाएगा तो कितना बदलेगा? अगर डेल्टा एक्स डिस्टेंस में जाएंगे यहां से, डेल्टा एक्स डिस्टेंस में इस पॉइंट का और इस पॉइंट का फेज का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स। ठीक है, समझाने की कोशिश किया। गो बैक टू योर क्लास 11 नोट्स, इसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल भी हम लोग किए। अभी तो मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए और उसका यूज समझ में। चलिए, ये हमें समझ में आ गया। तो ये सीन थिंग्स रिलेटेड टू ए वेव। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? all electromagnetic waves have same speed c in free space। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है फ्री स्पेस में? c का वैल्यू कितना है? क्या आपको मालूम है? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट? -8। नहीं बेटा, इतना धीरे थोड़ी जाएगा। 3 × 10⁻⁸ की +8। हाँ, -8 मत बोल देना, उतना कम डिस्टेंस जाएगा तो सोचो मुश्किल हो जाएगा। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, मे इट बी थर्मल रेडिएशन, मे इट बी रेडियो वेव, मे इट बी एक्सरे, मे इट बी गामा रे, मे इट बी लाइट, रेड, ब्लू, येलो, कुछ भी हो जाए, सारे का वेलोसिटी इन फ्री स्पेस सेम है। इंटरेस्टिंगली इस चैप्टर में लाइट का वेलोसिटी हरदम हम लोग c ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हम बात करेंगे वो लाइट जो कि फ्री स्पेस में जा रहे हैं, किसी एक मीडियम के अंदर से जा रहा है, ऐसा चीजें हमारे सामने नहीं आएंगी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया ये, जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। रेड लाइट का वेवलेंथ ब्लू लाइट का वेवलेंथ से ज्यादा है कि कम है? रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, लेकिन दोनों का वेलोसिटी तो c है,
तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा। क्या बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करेंगे जो दे आर मूविंग इन फ्री स्पेस। तो हमें पता चला वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस इज c। यहाँ पर हम और एक पॉइंट देखेंगे, व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक वेव्स। मोनोक्रोमेटिक वेव्स, इसके बारे में कुछ चीजें लिखेंगे। मोनोक्रोमेटिक का डिक्शनरी मीनिंग हुआ सेम कलर। दो वेव को मोनोक्रोमेटिक कब कहेंगे? व्हेन दे आर ऑफ सेम कलर। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा यस, मोनोक्रोमेटिक वेव का मतलब हुआ वेव्स ऑफ सेम कलर। पहले देखोगे बहुत पुराना वो मोनोक्रोम मॉनिटर्स आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वाले। अभी आजकल कलर मॉनिटर्स आने लगे। मोनोक्रोमेटिक का ऑपोजिट हुआ एक्रोमेटिक, मतलब दोज हु आर नॉट मोनोक्रोमेटिक। अब कलर ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कलर ऑफ लाइट डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन सदियों से मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सेम वेवलेंथ कहते हैं। कैसे? देखोगे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस मीडियम का μ2 है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है, आप देखोगे उसका वेलोसिटी बदल जाता है, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। कोई भी वेव का फ्रीक्वेंसी को भगवान भी नहीं बदल सकते। बन गया तो बन गया, याद रखना। बस देयर इज ए सिंगल इफेक्ट कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट, जहां पर वो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी बदलता है। और रेयर कैसे सिलेबस से हट गया, छोड़ो। अब तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से कोई भी वेव का फ्रीक्वेंसी को कोई भी बदल नहीं सकता। कोई एक थ्रेड लगा है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? सपोज मैं थ्रेड दूसरी तरफ वॉल में बंधा हुआ है, इधर से मैं इसको ऐसे ऐसे शेक कर रहा हूं तो वेव बन के जा रहा है। If I shake it 20 times per second, then the number of waves I am producing per second is 20. The frequency of the waves is 20. अगर मैं यहाँ पे 20 waves per second बनाया, रस्सी के किसी भी हिस्से में जाओ तो आप देखोगे 20 waves are only passing per second. ये 19 या 21 हो नहीं सकता। So frequency of a wave is constant. तो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो आप कहोगे यहाँ पर तो वेलोसिटी अलग है, यहाँ पर वेलोसिटी अलग है। यहाँ पर का वेलोसिटी को आप कहोगे v1 इज इक्वल टू f इंटू लैम्बडा 1। यहाँ पर का वेलोसिटी को कहोगे v2 इज इक्वल टू f इंटू लैम्बडा 2। एंड इन डिफरेंट मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट। वेलोसिटी अगर डिफरेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी बराबर है, मतलब लैम्बडा इज डिफरेंट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स इज डिफरेंट। आगे हम लोग रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वहां पर पढ़ेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द वेवलेंथ आर रिलेटेड बाय द रिलेशन μ1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू μ2 लैम्बडा 2। ये पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं बता रहे, विल गो आउट ऑफ ट्रैक देन। हम देख रहे हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब रेड लाइट ग्लास से होते हुए पानी में घुसता है, रेड लाइट तो रेड ही रहता है। अगर कलर ऑफ लाइट डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर, तो वेवलेंथ बदल जाने से कलर बदल जाना चाहिए। इसका मतलब ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किसके ऊपर? जो कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। सो कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। लेकिन सदियों से वो क्या बोले जा रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक वेव्स मतलब टू सेम कलर लाइट्स हैव सेम वेवलेंथ। बात सही है, एज लॉन्ग एज यू आर टॉकिंग अबाउट टू वेव्स इन द सेम मीडियम। अगर दो वेव का फ्रीक्वेंसी बराबर हुआ, दोनों का वेलोसिटी बराबर हो, तो उनका वेवलेंथ भी तो बराबर हुआ। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट याद रखना बहुत जरूरी है और काफी बार आया है कि कलर ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो आप कहोगे कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन
द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड इज द लीस्ट अमंग ऑल अदर्स देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट। वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने से बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, रेड से कम होने से बोलते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रा मतलब रेड से नीचे, रेड का फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा मतलब इससे भी ज्यादा। आप मोबाइल खरीदने गए, कोई एक वर्जन मिला, मान लो Xiaomi का कोई एक वर्जन मिला, ये A2, अल्ट्रा A2 खरीदना पसंद करोगे कि इंफ्रा A2? अल्ट्रा मतलब उसके हायर वर्जन है कि नहीं? हाँ, तो अल्ट्रा मतलब हायर वर्जन हुआ। तो आपको समझ में आया कि कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यू कर रहे हैं। CHS वाले ध्यान दो, ये तुम लोगों का रेगुलर क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 2, टू लाइट वेव्स of same wavelength, दो लाइट वेव अगर दोनों का वेवलेंथ बराबर है आर कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक। दो लाइट वेव को हम मोनोक्रोमेटिक कब कहेंगे? जब उनका वेवलेंथ बराबर है। ठीक, क्वेश्चन ये भी आता है, क्या कोई कैंडल जल रहा है, उसमें से जो लाइट निकल रहे हैं क्या वो मोनोक्रोमेटिक है? ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ऐसा करके भी आता है। देखो, जब कोई कैंडल जल रहा है, यू विल सी इसका डिफरेंट हिस्सा का टेम्परेचर डिफरेंट रहता है। अभी दीपावली आ रहा है, आप लोग कैंडल यूज करोगे क्रैकर जलाने के लिए। क्रैकर को कहां दिखाओगे? वो जो दिया है इसके पास दिखाओगे कि ये फ्लेम के ऊपर दिखाओगे? ए में दिखाओगे कि बी में दिखाओगे? जल्दी जलेगा, झिरझिरी जलाना है। कहां दिखाओगे? ए में कि बी में? ए में दिखाएंगे यहाँ पर। और कभी कभी आप लोग बुनसन बर्नर भी यूज करते हो लेबोरेटरी में, तो उसमें से जब हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं सफिशिएंटली नीचे का होल का, ये बुनसन बर्नर का जो होल है, यहाँ पर एक रिंग होता है टाइट करने के लिए, यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, इसको एडजस्ट करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ये जोर से जलता है, जोर से जलता है मतलब ब्लू फ्लेम में जलता है। कौन सा फ्लेम का टेम्परेचर ज्यादा है, ब्लू फ्लेम का कि येलो फ्लेम का? ब्लू का ज्यादा है टेम्परेचर। ये दैट इज व्हाट इज सेड बाय Wien's theory of displacement। वो कहता है the wavelength corresponding to maximum intensity radiation is inversely proportional to temperature। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम वेवलेंथ का ज्यादा रेडिएशन होगा। अब ब्लू का, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है मतलब उसका टेम्परेचर कम है, ब्लू का वेवलेंथ कम है मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। अब जब हम कोई कैंडल ग्लो कर रहे हैं, जैसे आपने अभी अभी बताया कि उसका अलग अलग हिस्से पे टेम्परेचर अलग अलग रहता है, मतलब इसमें से जो लाइट निकल रहे हैं वो बराबर वेवलेंथ के नहीं है। ए कैंडल लाइट इज नॉट फिट टू बी टेकन एज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो फिर कैंडल लाइट किस काम का होता है? वो डिनर के लिए होता है, कैंडल लाइट डिनर, है कि नहीं? बाकी किसी काम में ये आता नहीं। तो क्या लिखेंगे? ये मैं इसलिए बताया क्योंकि बोर्ड में आया। A candle light is not a monochromatic source, monochromatic source of light। A candle light is not a monochromatic source of light, is not a monochromatic source of light, but a sodium vapor lamp can be considered as, taken as a source of monochromatic light।
समझ में आया क्या? वो पूछेंगे यूजिंग टू कैंडल्स कैन यू फॉर्म इंटरफेरेंस। आप इंटरफेरेंस में पढ़ोगे वेरियस मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, जबकि कैंडल ले तो मोनोक्रोमेटिक नहीं, इंटरफेरेंस आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो अब ये हो गया सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। कौन हो गया? सोडियम वेपर लैंप, जबकि कैंडल लाइट इज नॉट ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ये था व्हाट इज ए मोनोक्रोमेटिक वेव, मतलब सेम कलर का। तीसरा आता है इसमें, ये पॉइंट नंबर 4 था। तीसरा आता है कोहेरेंट। टू वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट। ये दोनों वेव को कोहेरेंट कब कहेंगे? टू बी कोहेरेंट if they have a constant phase difference. Constant phase difference between them. दो वेव के बीच में अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहा तो हम कहेंगे कोहेरेंट है। समझ में आया क्या? दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहा तो हम इसको कहेंगे कोहेरेंट है। जैसे हम लोग एसी में तो किए थे ना, कांस्टेंट फेज डिफरेंस में मान लो कि ये कोई एक हमारा, मान लो कि ये कोई एक वेव है, ये एक वेव है, और चलो मानते हैं कि ये एक दूसरा वेव है। देखो दूसरा वेव है, ये दूसरा वेव का कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और ब्राइट कर देते हैं सो दैट यू कैन सी। ये दूसरा वेव है, ये था पहला वेव, ये पहला वेव था, ये था कुछ ऐसे। अब ये देखो ये दोनों वेव जब जा रहे हैं तो पहले व्हाइट वाला मैक्सिमम हुआ, फिर रेड वाला मैक्सिमम हुआ। व्हाइट वाला मैक्सिमम होने की जितनी समय के बाद रेड वाला मैक्सिमम हुआ, व्हाइट वाला जीरो होने की उतनी समय के बाद रेड वाला जीरो हुआ, मतलब दे आर मेंटेनिंग ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों का वेवलेंथ बराबर है। अगर दोनों का वेवलेंथ अलग अलग होता, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ऐसा कर दिए, मान लो कि शुरू में दोनों का फेज बराबर था लेकिन वेवलेंथ अलग अलग है। पहला वाला का वेवलेंथ यहाँ तक है, दूसरे वाले का यहाँ तक है, तो शुरू में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, यहाँ पर थोड़ा सा फेज डिफरेंस हुआ। यहाँ पर देखो ये मिनिमम हुआ, उसका काफी समय के बाद ये मिनिमम हुआ, ये मैक्सिमम हुआ, उसका और ज्यादा समय के बाद ये मैक्सिमम हुआ। द फेज डिफरेंस इज चेंजिंग। तो दो रे के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट कब रहेगा? ओनली व्हेन दे आर मोनोक्रोमेटिक, अदरवाइज द फेज डिफरेंस विल चेंज। एक्रोमेटिक वेव के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, मोनोक्रोमेटिक होगा तो फेज डिफरेंस रहेगा। तो अगर दो रे के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो हम कहेंगे वो कोहेरेंट है। क्या मैं समझा पाया? दोनों के बीच में ये कांस्टेंट रहा, ठीक। यहां पर एक नया टर्म आएगा जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल लेंथ। थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्या है ऑप्टिकल लेंथ? नाम देते हैं L0। पहले स्टेटमेंट को लिखेंगे फिर समझाएंगे। ऑप्टिकल लेंथ ऑफ ए मीडिया, ऑप्टिकल लेंथ सॉरी of a medium of geometric length L and refractive index mu is defined as the distance is defined as the distance moved by light, moved by light in free space in a time in which it passes through the medium.
सर ऊपर से चला गया दोबारा। ठीक, समझाते हैं क्या है ये। स्टेटमेंट लिख लेना। ऑप्टिकल लेंथ ऑफ ए मीडियम, कोई एक मीडियम आपके सामने है जिसका ये है मीडियम। मान लो कि इस मीडियम का लेंथ है L। कौन सा लेंथ है? ज्योमेट्रिक लेंथ, मतलब स्केल लगा के नापेंगे तो मिलेगा L। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। आपको तो मालूम होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज गिवन बाय C by V, where V is the velocity of light through the medium। किसी एक लाइट का वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। अगर फ्री स्पेस में जा रहा है तो C होता है, लेकिन जैसे अंदर घुसा वेलोसिटी बन गया V। अगर लाइट का वेलोसिटी किसी एक मीडियम में V है तो C by V को म्यू कहते हैं। म्यू के बारे में और बहुत ज्यादा म्यू करेंगे हम लोग आप रिफ्रैक्शन चैप्टर में। अभी तो आपको इतना जानकारी है, मान के मैं चलूंगा। तो जब लाइट इसके अंदर से गया तो इसको पार करने के लिए कुछ समय लगा होगा। ये पार करने के लिए लाइट टेक सम टाइम। उतनी समय में अगर ये मीडियम नहीं होता तो कितना दूर जाता? C इंटू टी। इस मीडियम के अंदर से पार करने के लिए जितना समय लगता है उतना समय में फ्री स्पेस में कितना दूर जाता, उसी को कहते हैं ऑप्टिकल लेंथ। समझ में आया? स्टेटमेंट कह रहा है ऑप्टिकल लेंथ ऑफ ए मीडियम ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड बाय लाइट इन फ्री स्पेस in a time in which it passes through the medium। distance moved by light in free space in a time, कौन सा टाइम? in which, जो टाइम में ये उस मीडियम से पास कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ये कोई एक मीडियम है और ये मीडियम का लेंथ L है और इसमें लाइट का वेलोसिटी V है और इसको पास करने के लिए टाइम को कितना लगेगा? T। टाइम टेकन टू पास थ्रू लाइट, पास थ्रू मीडियम कितना हो जाएगा? अरे उसका लेंथ L है, स्पीड V है, तो L by V। V इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। सर अभी तो C बोले थे। हाँ C था फ्री स्पेस में, किसी मीडियम में वेलोसिटी अलग हो जाता है। अच्छा तो ये हो गया टाइम। तो ऑप्टिकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस मूव्ड in free space in time t। फ्री स्पेस में वेलोसिटी क्या है? C है। टाइम t में कितना जाएगा? C इंटू टी। तो ये जो ct है ये कितना हो गया? t के जगह लिखो L by V। और आपको मालूम है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो C by V होता है। तो कीपिंग दैट इन माइंड C by V के जगह म्यू लिखो तो ये बन गया म्यू इंटू L। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू हुआ, लेंथ अगर L हुआ, ऑप्टिकल लेंथ हुआ म्यू L। डेफिनेशन काफी बार पूछे हैं बोर्ड में, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। दी ऑप्टिकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू L। मतलब जितने बार क्वेश्चन आया है उसमें 80% टाइम में L और म्यू दिया रहेगा। L0 निकालो, ऑप्टिकल लेंथ निकालो। 20% केसेस में व्हाट इज ऑप्टिकल लेंथ पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्या ये L0 क्या मिला फॉर्मूला? द ऑप्टिकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू इंटू L। L क्या है? ज्योमेट्रिकल लेंथ। L इज ज्योमेट्रिकल लेंथ। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। म्यू क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो रिफ्रैक्शन चैप्टर में ही उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल। ठीक, ऑप्टिकल लेंथ भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं जितना चीज पढ़े ये सारे बैकग्राउंड में फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूं इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स को जो एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट? इट्स ए ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव। Color of light depends upon frequency or wavelength depends upon frequency. What you mean by monochromatic light? Two light waves of same wavelength are called monochromatic. Can you use a candle light as a monochromatic source of light? No. Can you use a sodium vapor lamp? Yes, it can be used as a monochromatic source of light. What do you mean by coherent sources? If two light waves have same a constant phase difference, so you say they are coherent. What is the optical length?
Optical length is given by mu into L, where L is the geometric length, mu is the refractive index. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. इतना बाकी जो बताया, बाकी जगह बताया कुछ काम में नहीं आएगा. हाँ, एक काम में आएगा. What is the relation between phase difference and path difference? You say phase difference is delta phi is equal to 2 pi by lambda into delta x. जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, सारा मैथमेटिकल फॉर्मूला को लिख देते हैं. एक तो था delta phi, the phase difference is given by 2 pi by lambda into delta x. Intensity was proportional to omega square a square. तीसरा था the optical length is equal to mu into geometric length. बस मैथमेटिकल फॉर्मूला ये तीन चाहिए, बाकी जो स्टेटमेंट्स बताए. चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. देखो ये फॉर्मूला थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आगे, क्योंकि बुक में ऐसे नहीं लिखा है. लिखा है इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि बुक में इस चैप्टर में मोस्टली दे आर डीलिंग विथ मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट. मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ बराबर होता है, चाहे वो कोई भी वेवलेंथ का हो. वेलोसिटी तो c है, अगर दो लाइट का वेवलेंथ बराबर है, वेलोसिटी c है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया. फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया तो इंटेंसिटी का रेशियो अगर दो लाइट का निकालेंगे, दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर है, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाता है. तो कहते हैं कि I1 by I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर. किसके लिए? मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट. हम ऐसे लिख सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो हम कहेंगे I is proportional to square because omega is also a constant for them, है ना. तो लिखेंगे I1 by I2 is equal to A1 square by A2 square. किसके लिए? For monochromatic sources, monochromatic waves. क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर होने के कारण ओमेगा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. And it is equal to omega 1 A1 square by omega 2 A2 square. Sorry, omega 1 square A1 square. थोड़ा सा बढ़िया से लिखें, इसको गंदा दिख रहा है. हाँ, and this is equal to omega 1 square A1 square by omega 2 square A2 square for achromatic वेव्स. मतलब जो मोनोक्रोमेटिक नहीं है. बुक में हर जगह मोनोक्रोमेटिक मिलेगा आपको ये वेव ऑफ सिक्स चैप्टर में. तो बच्चों को लगता है कि I1 by I2 इज ऑलवेज A1 स्क्वायर by A2 स्क्वायर. IIT JEE में पूछ लिया, दो लाइट दे दिया, दोनों का वेवलेंथ अलग अलग दे दिया, पूछा बताओ व्हाट इज द इंटेंसिटी रेशियो. तो लोग क्या किए, एम्पलीट्यूड की स्क्वायर की रेशियो कर दिए. गड़बड़ हो गया. वो अलग अलग वेवलेंथ है, मतलब एक्रोमेटिक है. तो हमें वहां पे क्या करना चाहिए था, ओमेगा 1 A1 स्क्वायर ओमेगा 1 A1 बाई ओमेगा 2 A2 होल का स्क्वायर, ऐसे करना चाहिए था. तो ध्यान से देखना, जो जब वो आपको ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. सीएचएससी वालों को ये पूछेगा, ये कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछा. वो दे देंगे दो मोनोक्रोमेटिक वेव्स हैव एम्पलीट्यूड्स इन द रेशियो 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटीज. तो आप बोलोगे 2/3 का स्क्वायर 4/9. लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए, अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं है तो वो कुछ अलग अलग वेवलेंथ दिए होंगे. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. थोड़ा जगह बनाते हैं, ये थोड़ा इसको, अरे ये क्या, इसको थोड़ा यहाँ रख देते हैं, तो ये लोगों को थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करवा दें, आपको अच्छा दिखेगा. यस. चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स, पूरा बोर्ड का क्वेश्चन है. हैव amplitudes in ratio 2:3. Find ratio of their intensities. कितना सिंपल है, लेकिन आता है एग्जाम में, बोर्ड में. I1 by I2
इज, क्योंकि आई इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा इज सेम फॉर मोनोक्रोमेटिक वेव्स, फॉर मोनोक्रोमेटिक वेव्स, क्रोमेटिक वेव्स, मोनोक्रोमेटिक वेव्स के लिए ओमेगा बराबर है, सो इट इज A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, दैट इज 2/3 का स्क्वायर, दैट इज 4/9। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, टू वेव्स of wavelength 7000 Armstrong and 14,000 two waves of wavelength, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, तुम लोग भी ऐसे ही लिख रहे हो, फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। टू वेव्स ऑफ wavelength 7000 Armstrong and 14,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको मालूम होगा ना, आर्मस्ट्रॉन्ग को ऐसे लिखते हैं, ए के सीधे ऊपर, साइड में मत कर देना, वो डिग्री हो जाता है। और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये जानकारी आपके पास होना जरूरी है, ठीक है, ये चीज आपको जानकारी होना जरूरी है। अच्छा, टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 14,000 आर्मस्ट्रॉन्ग हैव amplitudes in ratio 2:3. Find ratio of their intensities, उनका इंटेंसिटी का रेशियो बताओ भैया, ऐसे बोला है। अब ये क्या मोनोक्रोमेटिक है? नहीं, दे आर एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक मतलब उनका वेवलेंथ बराबर नहीं है। फॉर एक्रोमेटिक वेव्स, एक्रोमेटिक मतलब नो मोनोक्रोमेटिक, ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है। फॉर एक्रोमेटिक वेव्स, यू नो, द इंटेंसिटी इज proportional to omega square a square, तो I1 by I2 can be written as omega 1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर by omega 2 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर। और आप कह सकते हो फर्दर, थोड़ा इसको खींच के इधर रखते हैं ताकि जगह हो जाएगा। यस यस यस, ओमेगा 1 की जगह हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है? 2 पाई F1 का स्क्वायर बाय 2 पाई F2 का स्क्वायर इनटू A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर। अब ये 2 पाई का स्क्वायर कैंसिल हो गया। और आपको मालूम है कि C इज इक्वल टू F लैम्बडा, F इज इक्वल टू C बाई लैम्बडा, सो दिस कम्स आउट टू बी F1 by F2 A1 by A2 का स्क्वायर था। 2 पाई कैंसिल हो गए थे। F1 की जगह लिख सकते हैं C बाय लैम्बडा 1, F2 की जगह लिख सकते हैं C बाय लैम्बडा 2 इंटू A1 बाय A2 का स्क्वायर। एक C दूसरा C को खा गया बेदर्दी से, बच क्या गया? लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1 इंटू A1 बाय A2 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? उतारने वाले सतर्क हो जाओ। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे इसलिए थोड़ा स्पीड में बता दिए। स्कूल में तो I1 by I2 A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर रहेगा। तो लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 कितना है भैया? 14,000, लैम्बडा 1 7,000, 14 बाई 7 हो गया 2, A1 बाई A2 क्या हो गया? 2 बाई 3, तो डालो वैल्यू, सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 4 बाई 3 का स्क्वायर इज 16 बाई 9। क्या बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, जी एडवांस का क्वेश्चन तो हमें ये समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। देखो कंप्लीट हो गया तो बोलो, क्या आगे बढ़े?
सर। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं आपको कोई एक स्पेशल केस दे रहा हूं। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पे दो सोर्सेस ऑफ लाइट है, ए और बी, और दिया है कि ये समथिंग लाइक से 14,000 आर्मस्ट्रॉन्ग है ये लेंथ, और ये लेंथ कितना से ये लेंथ इज समथिंग लाइक 12,000 आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये पॉइंट का नाम है सी। ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, यहां से लाइट आ रहा है, यहां से लाइट आ रहा है, दोनों लाइट आके सी पे मिल रहे हैं। सर इधर नहीं जाएंगे क्या? अरे चारों तरफ जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वो रे का जो इधर आ रहे हैं, बाकी इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, काफी जगह मिल रहा होगा, एक जगह है जहां पे मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसा है थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसको समझना जरूरी है आगे वाले चीजों को समझने के लिए, इंटरफेरेंस वगैरह समझने के लिए इसको समझना जरूरी है, इसलिए रिहर्सल करवा देता हूं यहां से। ये 14,000 आर्मस्ट्रॉन्ग का साइड लेंथ है। नाउ क्या दिया है इन फिगर शोन, क्वेश्चन दिया है इन फिगर ए एंड बी आर मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब वेवलेंथ बराबर होगा, कितना है वेवलेंथ? चलो मानते हैं कि ये समथिंग लाइक 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ दे दिया है 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। The rays from A and B are with initial phase difference जीरो, मतलब ये जब स्टार्ट हुआ इसका जो फेज था इसका भी वही था, दोनों का फेज डिफरेंस जीरो था, ठीक है। ये बात है, इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो। फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन रेज रीचिंग सी में पहुंचता हुआ दोनों रे के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? देखने से डरावना लगता है, कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो। ए और बी के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, यहां पर दोनों सेम फेज में थे, ए इधर गया बी इधर गया, दोनों आके मिले। लेकिन यहां तक मान लो, यहां तक पहुंचते पहुंचते कम डिस्टेंस गया, ये ज्यादा डिस्टेंस गया है, और किसी की वेव में डायरेक्शन में आप जानते हो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे फेज बदलते रहता है, जो ज्यादा गया होगा उसका कुछ दूसरा फेज होगा, जो कम गया होगा उसका कुछ दूसरा फेज होगा। सो देयर इज ए डिफरेंस इन फेज। हाउ टू कैलकुलेट दैट? हम तो जानते हैं फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या था? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब इसका पाथ उसका पाथ का डिफरेंस, और अगर ज्यादा टेक्निकली कहो तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। मतलब ये फ्री स्पेस में कितना गया, ये फ्री स्पेस में कितना गया, दोनों का डिफरेंस। ध्यान से देखना, हियर path difference between the rays, path difference between rays at C is equal to path length of, समझा के लिख रहा हूं, आप लोग ऐसे समझा के नहीं लिखोगे एग्जाम में, path length of B minus path length of A। B कितना गया? अभी यहां से यहां पर गया 14,000, अच्छा 14,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ए कितना गया? ए तो यहां से यहां पर गया कितना? 12,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो 12,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स। कितना आ गया? 2,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। लैम्बडा दिया हुआ है, दोनों वेव का वेवलेंथ मालूम है, कितना है? 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो इट इज 10,000। तो दोनों रे के बीच में क्या फेज डिफरेंस होगा? उसके लिए तो फॉर्मूला रेडी है, 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स।
2 पाई बाई लैम्ब्डा, 2 पाई तो 2 पाई है, लैम्ब्डा कितना है 10,000 और डेल्टा एक्स 2000. Is it not coming out to be 2 pi by 5? Yes. The phase difference between them is 2 pi by 5, and remember phase difference is an angle, so unit becomes radian. Never miss the unit. Unit is radians. Phase difference between the rays is coming out to be 2 pi by 5. कहाँ पे? 8 point C. Path difference मतलब difference in their ऑप्टिकल पाथ लेंथ. ये ऑप्टिकली कितना गया, वो ऑप्टिकली कितना गया. बात समझ में आया? अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. सपोज ए एक सोर्स है, बी एक सोर्स है, और यहां दोनों से लाइट निकल के ऐसे जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है. कहां जा रहा है? किसी एक वाल पे गिर रहा है. ये दोनों किसी एक वाल पे गिर रहे हैं. द लाइट्स आर फॉलिंग ऑन ए वाल. ठीक है, किसी एक वाल पे गिर रहा है. तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज? हाँ, ये जितना दूर गया ये भी उतना ही दूर गया. पाथ डिफरेंस इज 0. है कि नहीं? अभी मैं क्या करता हूं कि यहां पर जो ए वाला है उसके सामने मैं एक ग्लास प्लेट रख देता हूं. आई कीप ए ग्लास प्लेट हियर, जिसका थिकनेस है टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू. अब दोनों रे यहां से जा रहे हैं, यहां पे पहुंच रहे हैं. ये दोनों रे के बीच में at C and D, what is the path difference? Path difference between the rays reaching the wall. ठीक है, ध्यान से देख लेना भैया, बहुत जरूरी है इसको समझना. You want to know the path difference between the rays reaching the wall. Two monochromatic rays. Two monochromatic rays AC and BD have no path difference, have no path difference if a glass plate of thickness T and refractive index mu is kept in front of A, then what will be path difference between rays. ये दोनों रे के बीच में रीचिंग द वॉल, जो वॉल के पास पहुंच रहे हैं उनके बीच में क्या पाथ डिफरेंस होगा. पहले मैं क्वेश्चन समझा पाया क्या? यहां से कोई रे आके इधर गिर रहा था, यहां से भी गिर रहा था, दोनों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं था. मतलब ये जितना लंबा था ये उतने लंबा था. ए के सामने ग्लास प्लेट रख दिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस टी है. अब दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होगा? चलिए सोचते हैं, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस अब क्या होगा. थोड़ा ध्यान से सोचोगे क्योंकि आगे चल के इंटरफेरेंस पढ़ेंगे.
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, हर जगह ये चीजें जरूरत पड़ेंगे। पाथ डिफरेंस पड़ेगा पता आपको, तो वहां से पता करोगे व्हाट इज फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस से पता चलेगा कि व्हाट विल बी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। दोनों अलग अलग इंटेंसिटी के एक जगह पहुंच रहे हैं तो क्या होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। फिर उसका फॉर्मूला पड़ेगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos फाई। व्हाट इज फाई? द फेज डिफरेंस। कैसे निकलेगा? फ्रॉम द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा वो तो निकालने सीख रहे हैं, कैसे पाथ डिफरेंस निकालते हैं, समझ में आ रहा है? तो अभी पाथ डिफरेंस निकालने वाली बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। चलिए मैं ये फिगर को थोड़ा मैं कॉपी करके दूसरे पेज में लेता हूं। कॉपी, मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है हमारा, ये जो लेंथ है, ये लेंथ है, चलो मानते हैं कि ये लेंथ है d। कुछ होगा तो पाथ ऑफ b कितना लंबा है? d है, तो दिया है b कितना लंबा है? d है। अच्छा d इधर तो है इट में कंफ्यूज, तो चलो ऐसे करते हैं, लेंथ हो गया l, तो पाथ ऑफ b इज इक्वल टू l। पाथ ऑफ a कितना लंबा रास्ता जा रहा है? ये जो पाथ की बात करें, कौन से पाथ? ऑप्टिकल पाथ। b एयर में कितना दूर गया है? l गया है। a एयर में कितना गया है? a एयर में अगर पूरा l है, ये तो t हो गया, ग्लास के अंदर से जा रहा था, तो एयर में कितना गया? l माइनस t। अच्छा, और ये जो ग्लास के अंदर गया उसका क्या? अरे उसका इक्विवेलेंट एयर कितना है? अगर ये थिकनेस t है, इसके अंदर t डिस्टेंस जाना एयर में म्यू t जाने की बराबर है। दैट इज इफेक्टिव ऑप्टिकल लेंथ। ऑप्टिकल लेंथ पढ़े ना, कोई मीडियम के अंदर से l लेंथ जाना तो एयर में कितने लेंथ जाने के बराबर है? म्यू इंटू l। तो इसका अगर थिकनेस t है, रे इसके अंदर से t डिस्टेंस जाता है, अगर ये नहीं होता तो एयर में कितना जाता? म्यू t। मतलब ये कितना डिस्टेंस गया है? हवा में गया है l माइनस टी, और इसके अंदर जो गया उसका इक्विवेलेंट एयर लेंथ इज म्यू इंटू टी। क्या बात समझ में आया? नाउ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा x इज इक्वल टू xa माइनस xb। तो दिस माइनस दिस करो, एल को खा जाएगा, मिलेगा म्यू टी माइनस टी, दैट इज म्यू इंटू, और सॉरी दैट इज टी इंटू म्यू माइनस 1। दिस इज द पाथ डिफरेंस। क्या समीक्षा को समझ में आया? टी इंटू म्यू माइनस 1। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। ऑप्टिकल लेंथ, दोनों का ऑप्टिकल लेंथ निकालना है। मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, खुद सोचो और बताओ। सॉरी, हाँ, तो मैं आपके लिए करता क्या हूं, यहाँ पे आई ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका लेंथ l है, इसका लेंथ l है, इसका लेंथ भी l है। यहाँ पे कोई एक सोर्स है, यहाँ पर एक सोर्स है, और इसके सामने में एक ग्लास प्लेट रखा हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और थिकनेस है t। इसके सामने में कोई एक दूसरा ग्लास प्लेट रखा हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू है, लेकिन थिकनेस है, पहले वाले को ले लेते हैं 2t। थोड़ा सा एक मिनट, पहले वाले को ले लेते हैं, 2t था थिकनेस, इसका थिकनेस t। अब ये दोनों रे आके C में पहुंच रहे हैं, बोर्ड वाले नहीं पूछेंगे, लेकिन समझना जरूरी है, आगे चल के मुझे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करना है, उसको समझाने के लिए सब चीजें जानना जरूरी है। स्कूल वाले पूछ सकते हैं, वो भी CBSE वाले, CHS वाले नहीं पूछेंगे। यहां से निकलता हुआ दोनों रे के बीच में, दोनों रे C में पहुंच रहे हैं, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज रीचिंग पॉइंट C? हम कहेंगे कि A and B, ABC is an equilateral triangle. Rays from A and B reach C. Find path difference between
रीचिंग सी T plus mu T. चलो देखते हैं, कोई बताया आंसर? शायद रवि बताया। कौन बताया? सर मैं रश्मि बताया। रश्मि बताया। चलो देखते हैं, यही तो दोनों भाई बता देते हैं फटाफट। चलो ठीक है, देखते हैं। दोनों रे जो सी में पहुंच रहे हैं उनके बीच में क्या है पाथ डिफरेंस। चलिए एक एक करके लिखना सीखते हैं। सॉल्यूशन, पाथ ऑफ ए कितना रास्ता गया? आप कहोगे हवा में गया L-2t और इसके अंदर से जो 2t गया दैट इज इक्विवेलेंट टू म्यू टाइम्स 2t। एक्सेट बी, ये हवा में गया, ये ग्लास में गया t, तो L-t और इसके अंदर से जो गया t डिस्टेंस उसका इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस इज म्यू t। नाउ xa माइनस xb डिफरेंस करो, LL गया -2t प्लस t हो गया -t और ये डिफरेंस निकालें, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू म्यू t, तो इज कमिंग आउट टू बी t गोज कॉमन म्यू -1। क्या यही बताया था आंसर? यस सर। वेरी गुड। तो पाथ डिफरेंस पता चल गया, ठीक है, ये हो गया पाथ डिफरेंस। कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा कि ए एंड बी आर टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स और उनका वेवलेंथ दिया रहेगा 10,000 एंगस्ट्रॉम और ऐसे से ग्लास प्लेट रख दिया, म्यू दिया है, थिकनेस दिया है, सब कुछ दिया है। बताओ व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग पॉइंट सी इफ देयर इनिशियल फेज डिफरेंस इज 0। तो पहले आप पाथ डिफरेंस निकालो, डेल्टा एक्स से डेल्टा फाई निकालो। क्या फॉर्मूला लगा के? 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स। क्या बात समझ में आया? यस सर। यही है कहानी। उसको आगे जरूरत पड़ेगा बोल के मैं ये सब के ऊपर रिगरसली आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर में 2 लॉन्ग क्वेश्चन, पहले तो 3 थे, एक हट गया, डिराइवेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ हट गया, अभी 2 रह गया। दोनों को देखो, क्योंकि सिर्फ 2 ही है इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन, तो आना तो जरूरी है। एक तो आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक तो प्योरली थ्योरेटिकल है, दूसरा मैथमेटिकल है। तो पहले देखते हैं पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है, जो कि बहुत आसान है, थोड़ा सा समझ जाओगे तो लिख लोगे। हाइजेंस थ्योरी और हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस थ्योरी ऐसे कहते हैं। ये कुछ कहते हैं लाइट एज ए वेव के बारे में। प्रॉब्लम तो ये है कि अभी तक हम सर्टन नहीं है, साइंटिस्ट आर नॉट सर्टन कि व्हाट इज लाइट एग्जैक्टली, इट्स ए वेव और ए पार्टिकल। हम कहते हैं लाइट इज ए फ्लो ऑफ फोटोन्स, सही है, लाइट इज ए वेव, वो भी सही है। अब ये पार्टिकल है कि वेव है, उसमें कोई श्योरिटी नहीं है। और ये तो साइंटिस्ट अभी तक कंफ्यूज है। हमारे जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे, ऋषि थे, वो तो तब से कंफ्यूज थे व्हाट इज लाइट, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि तुमको कोई नहीं देख सकता, लेकिन तू सबको दिखाते हो, है ना। न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम नियमा विद्युतो भांति कुतोऽयम् अग्निः त्वमेव भान्तो मनोभाति सर्वम। तुम सबको दिखाते हो। लाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट यू कैन सी एवरीथिंग, बट यू कैनॉट सी लाइट। डू यू नो यू कैनॉट सी लाइट? परहैप्स यू डोंट नो। किसी चीज पे लाइट गिरेगा तो आप उसको देख सकते हो, लेकिन लाइट को आप देख नहीं सकते। यू कैन सी द थिंग्स इल्यूमिनेटेड बाय लाइट। अगर स्पेस में जाओगे आप, जैसे मान लो कि जहां पर कोई एयर मीडियम नहीं है, कुछ नहीं है, यू आर गोइंग टू क्लोज टू बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ और एटमॉस्फेयर से बाहर, तो सन से जो लाइट रेज आ रहे हैं वो आपको नहीं दिखेगा, एब्सोल्यूट अंधेरा दिखेगा। यू गो क्लोज टुवर्ड्स सन, सन ही दिखेगा और हर जगह अंधेरा दिखेगा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जस्ट लाइक इन ए डार्क नाइट यू ओनली सी द मून, देयर इज नथिंग देयर, लाइक दैट सन ऐसे ही दिखेगा, कोई लाइट रे नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इंट्रास्पेस में, यू कैनॉट सी लाइट। तो कंफ्यूजन क्या था कि व्हेन यू कंसीडर लाइट इज ए पार्टिकल, अगर हम किसी एक बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो ऑब्वियस है कोलिजन के बाद वो बॉल ऐसे जाता है। तो कोई पार्टिकल अगर ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन,
तो लाइट भी ऐसे आएगा, क्योंकि लाइट ये पार्टिकल ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, तो इससे हम रिफ्लेक्शन को समझा दिए। ठीक है, सिमिलरली रिफ्रैक्शन को भी समझाते हैं। तो जैसे हम किसी एक जेट ऑफ वाटर को किसी वॉल पे डालेंगे, जैसे पानी जाके वॉल में टकराएगा, इट विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द वॉल। एग्जैक्टली इन द सेम वे, क्योंकि पानी का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स ऑन इट, और वो चेंज इन मोमेंटम वॉल के ऊपर फोर्स डालेगा। सिमिलरली अगर आप किसी एक वॉल के ऊपर एक टॉर्च लाइट डालोगे, वो लाइट यहाँ पे गिरेगा, रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा, तो वॉल के ऊपर भी फोर्स आता है। कितना फोर्स आता है पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में, 2W/c। W is the wattage of light, c is the velocity of light. The force on the wall will be 2W/c. खैर, मैं बताना ये चाहता था कि लाइट इज बिहेविंग एज ए पार्टिकल, उसका फोटोन का अपना मोमेंटम मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। बट हियर हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट इज ए वेव। कौन बता रहे हैं? ये वेव ऑप्टिक्स में जो साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं, फिजिसिस्ट लोग बैठे हुए हैं। हाइजीन बोलते हैं कि वेव है। वेव है तो समझाओ कैसा वेव है, क्यों वेव है, वो समझाएंगे अपनी तरीके से। तरीके से जो एक्सप्लेन करेंगे उसको कहते हैं हाइजीन्स प्रिंसिपल। फिर उनके ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अगर लाइट वेव है तो प्रूफ करो रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वेव ऐसे गिरेगा तो ऐसे जाएगा, प्रूफ करो। पार्टिकल के केस में तो समझ में आता है, कोई बॉल ऐसे गिरता है तो ऐसे जाता है, प्रूफ करने। वो इलास्टिक कोलिजन में होता है, मोमेंटम कंजर्व होगा, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, सो इधर का मोमेंटम बराबर होगा, इधर का मोमेंटम रिवर्स कर जाएगा, सो इट विल गो फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप जानते हो इन केस ऑफ ए बॉल स्ट्राइकिंग ए वॉल, दैट इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ लाइट आल्सो। So reflection was well understood, well realized, well approved and well accepted. But when it is considered as a wave, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई वेव अगर ऐसे ऐसे आएगा, वो ऐसे ऐसे जाएगा, ये एंगल बराबर होगा। And these challenges were given to हाइजीन। तो फिर वो वेरीफाई करके दिखाएगा, देखो तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रहा है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन काम कर रहा है, मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो जो हाइजीन बताया बुक में आ गया, बुक में आ गया तो हम लोग पढ़े तो तुम लोग पढ़े तो एग्जाम में आएगा, वही आएगा। स्टेट हाइजीन थ्योरी एंड वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसे करके आएगा। ये हो गया एक लॉन्ग क्वेश्चन CHEC वालों का 5 मार्क का। खाली हाइजीन थ्योरी 2 मार्क का, वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 1.5 का हो गया 5 मार्क का। सो दिस इज वन थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन, टोटली थ्योरी। लेट अस अंडरस्टैंड। तो हाइजीन बोले कि एक वेव है, तो कैसा है, क्या है, पूरा डिटेल्स में बताया। वेव बना कैसे, गया कैसे, किधर गया, कैसे अप्रोच करा, उसके बारे में जो कहानी बताया उसको हाइजीन प्रिंसिपल और हाइजीन थ्योरी कहते हैं। चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 1। हाइजीन बोले ए सोर्स ऑफ लाइट इज ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस from which energy or wave propagates, मतलब moves, propagates in all directions। पहला स्टेटमेंट, a source of light is a source of disturbance from which wave propagates in all direction। आप किसी पॉन्ड के किनारे बैठे हुए हो, एक पत्थर पानी में डाले, टुप करके जब गिरा, जहां पर गिरा वहीं से वेव निकल के चारों तरफ जा रहे हैं। You created a disturbance on the surface of the pond and transverse wave started propagating away from that point source, है कि नहीं? तो बोल रहे कि कहीं अगर कोई लाइट ग्लो कर गया तो वहीं से वेव चारों तरफ जाएगा, वो हो गया सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। चलो ठीक है, मानने के लिए तो अच्छा लग रहा है, कोई गड़बड़ तो है नहीं। फिर क्या बोले, the locus of all particles, locus of all particles around the primary source, जो सोर्स से वेव बना था, locus of all particles around the primary source which vibrate in same phase, which vibrate in same phase। ठीक है, थोड़ा सा लिखने की सजावट को बदलते हैं। which vibrate in same phase, in same
phase is called a wavefront, or is called the primary wavefront. The primary wavefront, called the primary wavefront. Primary wavefront, बड़ा इंपोर्टेंट टर्म आया. व्हाट इज ए wavefront? क्वेश्चन आएगा दोनों बोर्ड का, बहुत इंपोर्टेंट है. व्हाट यू मीन बाय wavefront? The locus of all particles around the primary source which vibrate in same phase. Same phase का मतलब हुआ दो वेव सेम फेज में कब कहते हैं? ये मैक्सिमम हुआ जब, तब वो भी मैक्सिमम हुआ. ये जीरो हुआ जब, तब वो भी जीरो हुआ. ये जब मिनिमम हुआ, वो भी मिनिमम हुआ. दे आर डेंसिंग इन सेम फेज. एक जब मैक्सिमम हो रहा है, दूसरा जीरो हो रहा है, एक या फिर मिनिमम हो रहा है, तो दे आर नॉट इन सेम फेज. अभी सेम फेज में जो जो पार्टिकल्स हैं, सोच लो कि आई ग्लो ए एलईडी बल्ब एट दिस पॉइंट. जैसे लाइट निकला, द एनर्जी गोज इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, चारों तरफ जाने लगा. अब जब लाइट आके यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पर वाइब्रेशन खलबली शुरू हुआ. जब यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे खलबली शुरू हुआ. अब यहाँ का पार्टिकल जब चलना शुरू किया, तो यहाँ का पार्टिकल भी चलना शुरू किया, यहाँ का पार्टिकल भी चलना शुरू किया. यहाँ से बराबर में डिस्टेंस में जितने सारे पार्टिकल थे, सब हिलना डुलना शुरू किए. दैट मीन्स ऑल दीज पार्टिकल्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस सोर्स स्टार्टेड वाइब्रेटिंग सेम टाइम, सो दे आर ऑल इन सेम फेज. समझ में आया? और यहां से आर डिस्टेंस में यहां पर जो पार्टिकल है वो जब चला, यहां से आर डिस्टेंस में यहां पर जो पार्टिकल है वो भी तब चला, यहां से आर डिस्टेंस में ये पार्टिकल तभी चला. ये सारा पार्टिकल सेम फेज में हुए. वो सारा पार्टिकल को जोड़ेंगे. कैन यू इमेजिन व्हाट विल बी द सरफेस? कैसे होगा? कैसे होगा? सोचो कैसे होगा. यहां से बराबर डिस्टेंस में जितने पार्टिकल है सब एक साथ वाइब्रेट करने लगे. ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जब बराबर डिस्टेंस में सारे को जोड़ दोगे, जो लोकस मिलेगा वो कैसा सरफेस मिलेगा? स्फेरिकल मिलेगा. दैट मींस अगर द सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट सोर्स, द वेवफ्रंट इज ए स्फेरिकल इन शेप. तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए वो पूछते हैं. मैं देखा हूं बोर्ड में कि कोई एक स्फेरिकल वेवफ्रंट के लिए डायमीट्रियली ऑपोजिट पॉइंट में फेज डिफरेंस क्या है? अरे ये तो सारे सेम फेज में हैं. ये दो पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? जीरो है. समझ में आ रहा है? अच्छा, तो व्हाट इज ए वेवफ्रंट? इट इज लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स अराउंड द प्राइमरी सोर्स व्हिच वाइब्रेट इन सेम फेज इज कॉल्ड द प्राइमरी वेवफ्रंट. ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एन एग्जांपल आपको ये भी लिखना पड़ेगा. In a homogeneous medium, with an isotropic source, if the isotropic source, before I proceed further, I would like to explain होमोजेनियस मीडियम का मतलब क्या होता है. मीडियम मतलब ऐसा मीडियम है कि हर जगह वेलोसिटी ऑफ लाइट बराबर है. आइसोट्रोपिक सोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसा एक सोर्स जहां से एनर्जी चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. जब मैं बोल रहा हूं, मेरे सामने आप खड़े रहोगे तो आपको ज्यादा आवाज सुनाई देगा, पीछे खड़े रहोगे तो कम आवाज सुनाई देगा. दैट मीन्स आई एम ए सोर्स ऑफ साउंड, बट आई एम नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द साउंड वेव्स इन ऑल डायरेक्शंस. सन इज ए आइसोट्रोपिक सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट चारों तरफ बराबर जाता है. ठीक है, अगर ऐसा कोई एक होमोजेनियस मीडियम में कोई एक आइसोट्रोपिक सोर्स है, इफ इन ए होमोजेनियस मीडियम विथ एन आइसोट्रोपिक सोर्स, उसके बाद बिट नंबर 1, फॉर ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, the wavefronts are for a point source of light, the wavefronts are concentric, spherical,
सारे बोर्ड में पूछेंगे फॉर ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट, और केस स्पेरिकल हुआ, आपको समझ में आया। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अगर होमोजेनस मीडियम है, लाइट को इधर टी सेकंड में जितना दूर जाएगा, टी सेकंड में उतनी ही दूर जाएगा, टी सेकंड में उतनी ही दूर जाएगा, मतलब ये सारे पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। जोड़ो तो बन गया एक वेव फ्रंट। खाली ये एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं क्या? और थोड़ा आगे ले लो, दूर पे जो है, इतना दूर पे जो है, इतना दूर पे जो है, वो भी सब एक साथ वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, हो गया दूसरा वेव फ्रंट। लाइक दिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स विल बी फॉर्म्ड। अगर आप लोग सचमुच समझ रहे हो तो बताओ, फॉर ए लाइन सोर्स, सर कॉन्सेंट्रिक, हाँ बोलो बोलो, फॉर ए लाइन सोर्स ऑफ लाइट, the concentric cylinders, the wave fronts are, you are correct, थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ हो रहा है। wave fronts are coaxial, कॉमन एक्सिस रहेगा, coaxial cylinders, for a plane source of light, the wave fronts are parallel planes. Wave fronts are parallel planes. The wave fronts are parallel planes. क्या बात समझ में आया? कोई एक लाइन सोर्स है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से रे निकल के इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। जब इधर वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये सबको जोड़ोगे तो एक सिलिंड्रिकल सरफेस मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सिलेंडर बनेंगे, सबका एक्सिस कॉमन रहेगा एंड इट विल बी एट द लाइन सोर्स, सो दे आर कोएक्सियल। समझ में आया? हाँ सर होगा तो आज थोड़ा जल्दी छुट्टी। हाँ ठीक ठीक है, थोड़ा सा इसको और खत्म कर देते फिर छोड़ देंगे, और आई विल टेक मैक्सिमम 5 मिनट्स। तो ये हो गया आपका लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अब तक हम लोग जितने चीज समझे भाई, एक इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में खत्म करेंगे, ठीक है? थोड़ा समझ, क्रैकर जलाना है ऐसा, ये जो दूसरों के पीछे आग लगाने वाली आदत है, हाँ ठीक, हाँ ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। बिफोर आई गो फॉर पॉइंट नंबर 3, मैं थोड़ा सा साथ साथ एक चीज फिगर भी ड्रॉ करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ ए फिगर। पहले क्या बताया गया? ए सोर्स ऑफ लाइट, ये हो गया प्राइमरी सोर्स, कॉल इट ए प्राइमरी सोर्स। आप ड्रॉ मत करो, आपको आखिर में ड्रॉ करना है प्राइमरी सोर्स। ये प्राइमरी सोर्स के लिए ऐसा ये डायग्राम, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा तो ये डायग्राम करना 100% जरूरी है। वो बोलेगा नहीं डायग्राम, फिर भी आपको करना। ये प्राइमरी सोर्स के चलते जब यहाँ का पार्टिकल वाइब्रेट किया तो यहाँ का भी पार्टिकल वाइब्रेट किया, यहाँ का भी किया, ये सारे होमोजेनियस मीडियम थे, वो सारे एक साथ वाइब्रेट किए। ये सारा पार्टिकल को जोड़ता हुआ सरफेस को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? विल से द वेव फ्रंट। ये हो गया एक वेव फ्रंट। कॉल दिस इज द प्राइमरी वेव फ्रंट। कौन है ये? अब देखो, प्राइमरी वेव फ्रंट में जितने सारे पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, जब एनर्जी उनके पास पहुंचा वो हिलने डुलने लगे और एनर्जी बगल वाले को ट्रांसफर किए। अब ये जो वेव फ्रंट है उसका शेप सिलिंड्रिकल होगा कि स्फेरिकल होगा, वो डिपेंड करता है व्हाट इज द शेप ऑफ द प्राइमरी सोर्स, ये कैसा शेप का होगा। लेकिन यहाँ ऊपर जो है जो पॉइंट्स है, एवरी पॉइंट इज नाउ जनरेटिंग वेव एंड सेंडिंग इट फर्दर। ये हिलेगा डुलेगा तो इससे एनर्जी आगे जाएगा, बगल वाले पार्टिकल को देगा, वो उसके बगल को देगा, ऐसे करके जाएगा। बट दिस इज नाउ बिहेविंग एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ये था प्राइमरी सोर्स, वेव फ्रंट बना दिया। एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट बिहेव्स एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। हम कहेंगे एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट
वो हम हाइजीन थ्योरी में लिख रहे थे, हाइजीन थ्योरी का पॉइंट नंबर 2 लिखे थे। नाउ वी आर राइटिंग पॉइंट नंबर 3। एवरी पॉइंट on the primary wavefront, primary wavefront, every point on the primary wavefront proper wording यूज करना, behaves as और acts as a secondary source of light. ये एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट जैसे बिहेव करता है, एंड प्रोड्यूसेस इंटरमीडिएट spherical wavelets, इंटरमीडिएट स्फेरिकल वेवलेट्स। क्या बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी सोर्स बिहेव्स एज ए सेकेंडरी सोर्स, और यहां से जो वेवलेट निकलेगा इंटरमीडिएटली, क्योंकि ये पॉइंट्स है तो स्फेरिकल ही निकलेगा। प्राइमरी वेवफ्रंट कोई भी शेप का हो सकता है, बट इंटरमीडिएट वेवलेट्स आर ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप बिकॉज द सेकेंडरी सोर्सेस आर पॉइंट सोर्सेस। एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेवफ्रंट behaves as a secondary source of light, so it produces spherical wavelets. समझ में आया क्या? अभी yes, अगर ये जो वेवलेट्स बना उनको कवर करता हुआ, इनको कवर करता हुआ मैं एक दूसरा एनवलप लेता हूं जो कि इनको कवर कर रहा है। इनको कवर करता हुआ मैं अगर कोई एनवलप लेता हूं ऐसे ऐसा, तो ये जो एनवलप है जो इनको जस्ट कवर कर रहा है, द फॉरवर्डिंग एनवलप, इसको कहते हैं क्या? सेकेंडरी वेवफ्रंट। यहाँ पे ये तो था प्राइमरी सोर्स, और ये क्या रहा? ये रहा सेकेंडरी सोर्स। ये फिगर बनाना पड़ेगा, ध्यान रखें। सेकेंडरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स को कवर करता हुआ जो एनवलप हुआ उसको कहेंगे सेकेंडरी वेवफ्रंट। ये समझ में आया? स्टेटमेंट को लिखने वाले आप लोग फिगर बनाओगे, रुको रुको रुको, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, कर लोगे, देख लो। अब ये जो वेवफ्रंट बना यहाँ पे वो क्या है? हाउ यू डिफाइन दैट वेवफ्रंट? यू से इट इज द फॉरवर्डिंग एनवलप ऑफ द इंटरमीडिएट वेवलेट्स। ठीक है, इट इज द फॉरवर्डिंग एनवलप ऑफ इंटरमीडिएट वेवलेट। ध्यान रहे ये सारे चीज टच करते हुए जाना चाहिए। ये टच नहीं कर रहा था तो मैं थोड़ा खींच देता हूँ ताकि ये टच करेगा, क्योंकि टच करते हुए जाना जरूरी। ये अरे तू कहाँ है? चल बात। हाँ, तो बात कर रहे थे इन दोनों का, ये दोनों का थोड़ा इनको खींचो, ऐसे टच करके जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 4 में द फॉरवर्डिंग एनवलप, फॉरवर्डिंग एनवलप of the intermediate wavelets, the forwarding envelope of the intermediate wavelets is called the secondary wavefront. सिमिलरली सेकेंडरी वेवफ्रंट के ऊपर सारे पार्टिकल फिर से टर्शियरी सोर्स जैसे बिहेव करेंगे। दे विल अगेन प्रोड्यूस सम इंटरमीडिएट वेवलेट्स, उनको कवर करता हुआ एनवलप को हम कहेंगे टर्शियरी वेवफ्रंट, है ना। सिमिलरली यहाँ पे लिखना है अदर वेवफ्रंट्स
next wave fronts we are forming. And the last line जो बहुत इंपॉर्टेंट है, which will define a ray, क्या कहता है? कहता है a line drawn from the primary source in a direction perpendicular to the wavefronts is called a ray. रे किसको कहते हैं? कहता है कि प्राइमरी सोर्स से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट्स, तो जो लाइन बनेगा उसको कहेंगे रे। मतलब अगर मैं यहां से कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं और वो लाइन कुछ ऐसा है, मान लो कि यहां से ड्रॉ करता हूं, कैसे ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर टू द रेज, परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट्स में ऐसा कोई एक लाइन ड्रॉ किया जो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स और कैसे जा रहा है? परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट्स, ऐसा, इसको कहते हैं रे। मतलब यहां से ढेर सारे रे निकल सकते हैं, एक रे होगा, है ना, अलग अलग रे, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, बहुत सारे रे निकल के जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? आपका जो कंसेप्ट था कि लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, यहां पे गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? देखो, मान लो कि हम कहेंगे यहां पर कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है और यहां पर कोई एक होल है। आप कहोगे लाइट तो सीधा ऐसे ही जाएगा, इधर कैसे आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा? लाइट इज गोइंग इन टर्म्स ऑफ वेवफ्रंट्स, और जो लाइट यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो तो एनर्जी चारों तरफ भेजेगा, तो फिर यहां से रे से जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अरे बेटी, तो यहां पर अगर होल रहेगा, यहां पर भी थोड़ा बहुत ब्राइटनेस आपको मिलेगा, जबकि लाइट सीधा जा रहा है। आप जानते हो, वो तो बचपन में जानते थे। अब देखेंगे कि लाइट इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू सेवरल सोर्सेस। खैर, उस पार्ट को हम लोग इंटरफेरेंस में देखेंगे। फिलहाल आपको हाइजेंस प्रिंसिपल काफी डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि कुछ लोगों का घर जाने को दिल कर रहा था और मैं थोड़ा उनको कवर करने के लिए जल्दी जल्दी बताया। कुल्ली सुन लो। ए सोर्स ऑफ लाइट is a point of disturbance from which wave goes in all directions. Fine. The locus of all particles vibrating in same phase is called the wavefront. In a homogeneous medium, for a point source, wavefronts are concentric spherical. For a line source, wavefronts are coaxial cylindrical. For a plane source, these wavefronts are parallel planes. ठीक है? Every point on the wavefront behaves as a secondary source of light and produces intermediate spherical wavelets. The forwarding envelope is called secondary wavefront, and similarly other wavefronts are formed. A line drawn from the primary source perpendicular to the wavefronts is called a ray. खत्म कहानी यहाँ पे, हाइजेंस प्रिंसिपल खत्म हो गया। Just for sake of example, अगर मैं आपको छोटा सा एक चीज पूछता हूँ कि बताओ आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है, मान लेते हैं कि ये कोई एक लेंस है, तो ये आप ये फिगर को पक्का कर लेना, क्योंकि ये फिगर लेवलिंग करना जरूरी है दिखाने के लिए, और 2-3 ठो ऐसे ड्रॉ कर देना। हाँ, तो बात कर रहे थे कि सपोज यहाँ पे कोई एक लेंस है, ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस, और मान लेते हैं कि ये है उसका फोकस, और यहाँ पर कोई एक सोर्स को रख दिया गया, यहाँ से लाइट चारों तरफ गया, और आप जानते हो कि फोकस से निकलता हुआ लाइट थ्रू लेंस जाएगा, तो इट विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बचपन में क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं, है ना? तो लाइट ऐसे आया तो ये ऐसे जाएगा, सो द रेज विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्वेश्चन क्या देंगे मतलब दे चुके हैं। इस स्टेटमेंट के ऊपर 2 क्वेश्चन है, सुन लो, क्लास खत्म। पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि a source is kept at the focus of a converging lens. Draw the wavefronts. Wavefronts कैसे होंगे? अब रेज कैसे होंगे हमें मालूम है। Once you know the rays, wavefront ड्रॉ करना कोई बड़ी चीज नहीं है। These are the rays you know, and the wavefront rays are perpendicular to the wavefronts.
मतलब यहाँ पर जो वेव फ्रंट होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये हो गया दूसरा वेव फ्रंट, ये हो गया तीसरा वेव फ्रंट। इधर आओ तो ये हो गया एक वेव फ्रंट, ये हो गया एक वेव फ्रंट, ये हो गया एक वेव फ्रंट। समझ में? वंस यू नो द रेज यू कैन ड्रॉ द वेव फ्रंट्स। तो in case of a converging source of light, converging lens, in case of a converging lens, if a source is kept at the focus, point source is kept at the focus, draw the wavefronts, तो कोई भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकता है, जबकि ये कुछ सीधे सीधे नहीं दिख रहे। हाँ, ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, इसको सीधा कर दिया। अरे बाप रे, बहुत टेढ़ा है। ये भी टेढ़ा है, टेढ़े सीधे हो जाओ। यस, ये सब ठीक है। ड्रॉ दी वेवफ्रंट। क्या बात समझ में आया? तो करना क्या है, पहले आप रे डायग्राम कर लो, रे डायग्राम को देख के आप वेवफ्रंट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्या आता है, फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स यू नो दी वेवफ्रंट्स आर स्फेरिकल। सीबीएसई वाले सतर्क हो जाओ। यू नो दी वेवफ्रंट्स आर स्फेरिकल इन शेप using a point source, how you will develop plane wavefronts? तो कहोगे keeping the source at the focus of a converging lens। क्या बात समझ में आया? सेम फिगर के ऊपर दो क्वेश्चन, फिगर दे दिया draw the wavefronts, दूसरा दे दिया using a point source how will produce parallel wavefronts। तो आप कहोगे keeping using a converging lens, the source is to be kept at the focus, so parallel wavefronts will be formed। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes। तो आपकी बेताबी यहाँ पे खत्म होता है। विश यू ऑल हैप्पी दीपावली। ध्यान रखिए, बड़े केयरफुली दीपावली को सेलिब्रेट करना। दीपावली क्रैकर जलाने का मतलब नहीं है, ये बहुत अच्छा पर्व है हम लोगों का और इसको ढंग से मनाना जरूरी है। कुछ लोग बेताब होते हैं और देख लेना, आज से ही शुरू हो गया होगा। न्यूज में अगर तुम देखोगे नीचे स्क्रोलिंग चल रहा होगा, फलाना जगह पे 5 लोगों का हाथ जल गया, इनका मुंह जल गया, किसका क्या क्या जल गया, लिस्ट निकल रहा होगा नीचे। बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट एंड एग्जाम इज अहेड। अभी कुछ गड़बड़ हुआ, पढ़ाई इंटरप्ट हुआ तो यू विल बी इन ट्रबल, है ना। और अगर आपको लाइट एंड साउंड सचमुच इतना अच्छा लगता है तो घर के छत पे बैठो और देखो कि दूसरे लोग फटा रहे हैं तो आपको लाइट एंड साउंड दोनों फ्री में मिलेगा, है ना। वो जो खुद आग लगाने वाली जो आपकी तमन्ना है कि इसके पीछे, वो छोड़ो, साथ हम धोके बैठो, चुपचाप एंजॉय करो, ठीक है। विश यू ऑल हैप्पी दीपावली। लेट्स मीट यू अगेन हेल्दी आफ्टर दीपावली। जय हिंद। जय सर। हैप्पी दिवाली।